हेलो बच्चों, आज की वीडियो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को पूरा देखना। चैप्टर 3 द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड हम पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और नोट वाइज मींस पॉइंट वाइज हम इस पूरे चैप्टर की स्टडी करेंगे। कोई भी पॉइंट मैं यकीन आपको दिलाता हूँ कि आपसे नहीं छूटेगा अगर आपने इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखा। तो चलिए बच्चों, ज़्यादा टाइम जाया ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक पॉइंट को देखते हैं, जिससे कि आपका पूरा चैप्टर कवर हो सके और बोर्ड में हम बेहतर मार्क्स ला सकें। यकीन करिए बच्चों, हम फुल मार्क्स लाएंगे यदि आपने इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ लिया है तो कोई क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब बच्चों, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हैं जिनको हमें पढ़ना चाहिए। वो पॉइंट कौन से हैं? वो पॉइंट ये हैं कि जहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है कि सिल्क रूट्स। अब बच्चों, सिल्क रूट क्या था? सिल्क रूट वो था जहाँ से चाइना और एशिया से सिल्क का व्यापार होता था वेस्टर्न यूरोप के लिए। मीन्स जिन रास्तों से सिल्क जाया करता था उन ही रास्तों को, चाहे वो लैंड के रास्ते थे या सी के, उनको सिल्क रूट के नाम से जाना गया, जिससे हमारा एशिया कनेक्ट हुआ यूरोप और नॉर्दर्न अफ्रीका से। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसी को सिल्क रूट के नाम से जाना जाता है। डेफिनेशन यहाँ लिखी है, आप इसको नोट कर लेना और याद कर लेना। ऐसे ही बच्चों, इम्पॉर्टेंट बात आती है कॉर्न लॉ की। कि भाई कॉर्न लॉ क्या था? एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है कि अंडर प्रेशर फ्रॉम लैंडेड ग्रुप, कि जो लैंडेड जो ज़मींदार ग्रुप थे उन लोगों के प्रेशर में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक लॉ को बनाया, जिसका सीधा सा मतलब था कि कॉर्न जो है, मींस जो कॉर्न है उसको इम्पोर्ट नहीं किया जाएगा, देश से बाहर नहीं भेजा जाएगा। द लॉज अलाउिंग द गवर्नमेंट टू डू दिस वर कॉमनली नोन एज। अब सरकार ने ऐसा किया और इसी कानून को कॉर्न लॉ के नाम से जाना गया। अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात है कि रिंडर पेस्ट प्लेग। जो बच्चों रिंडर पेस्ट प्लेग आया था, ये एक ऐसी डिजीज़ थी जो जानवरों में और दूसरी स्पेसीज़ में जानवरों की फैली, जो 1880 में हुई थी ये, और अफ्रीका में इसने बहुत तबाही मचाई थी। ब्रेटन वुड्स क्या था? ब्रेटन वुड्स एक नाम है होटल का जो यूएसए में है, जहाँ पर नेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1944 में, ये इंश्योर करने के लिए कि हमारी एक दृढ़ इकोनॉमी सिस्टम बनना चाहिए पूरी दुनिया का। इसके बाद बच्चों बात आती है फ्लो ऑफ गुड्स की। ये कैसा था इसको जानते हैं कि ट्रेड इन गुड्स सच एज ग्रेन एंड क्लोथ, यानी जो व्यापार था जैसे ग्रेन अनाज और क्लोथ का, उसको लेकर के। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, फ्लो ऑफ गुड्स कैसे डेवलप हुआ हमारे देशों में और एक प्लेटफॉर्म पे दुनिया को लाकर खड़ा किया इसने। ऐसे ही आगे बात आती है फ्लो ऑफ लेबर का। मींस माइग्रेशन ऑफ पीपल टू न्यू एरिया इन सर्च ऑफ वर्क। लोग एक जगह से दूसरी जगह पहुँचे काम की तलाश में, तो इसकी वजह से भी लोगों में एक दूसरे की कल्चर, डिजीज़ेस और उनकी आदतें, उनकी हॉबीज़ इम्प्लीमेंट हुई। ऐसे ही यहाँ पर बच्चों एक और बात आती है 7 पॉइंट में, होसे। अब ये क्या था? ट्रिनिडेड द एनुअल मुहर्रम प्रोसेसन वॉज ट्रांसफॉर्म इनटू अ रिच राइटुअस कार्निवल कॉल्ड होसे फॉर इमाम हुसैन। यानी जो एक मुहर्रम का एक उत्सव मनाते हैं लोग, ये मातम के रूप में मनाते हैं इमाम हुसैन की याद में। अब ये थोड़ा सा खूनी हो चुका था, मींस एक ब्रूचुअल हो चला था, इन विच, जिसमें क्या हुआ था कि जो भी किसी भी क्लास के वर्कर थे या जाति के लोग थे, धर्म के थे, उन्होंने इसको ज्वाइन किया। ऐसे ही G77 क्या था बच्चों? ये ग्रुप था ऑर्गेनाइज्ड बाय डेवलपिंग कंट्रीज़। जो बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्रीज़ थे उन लोगों का, उन देशों का एक समूह था ये, जिसको न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिकल ऑर्डर या NIEO के नाम से भी जानते हैं, विच वुड गिव दीज कंट्रीज़ रियल कंट्रोल ओवर दियर नेशनल रिसोर्सेज। और इसी के तहत उन देशों को अपने जो प्राकृतिक संपदा है उन पर कंट्रोल मिला, रॉ मटेरियल पर कंट्रोल मिला, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो थे, यानी जो सामान बनाए जाते थे, और उनका जो मार्केट था उस पर इनका अधिपत्य हुआ इस फॉर्मेशन की वजह से। ऐसे ही वीटो क्या है? वीटो अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है टू रिजेक्ट अ डिसीजन ऑफ प्रोपोशल मेड बाय लॉ मेकिंग बॉडी। इस दुनिया में जो लॉ कायम करने वाली एक बॉडी है, संस्था है, उसके डिसीजंस को
अवमानना करने का अधिकार ये वीटो पावर देता है। वर्तमान में इसके 5 सदस्य हैं और इंडिया की कवायदें चल रही हैं इसका सदस्य बनने के लिए। बच्चों यहाँ टैरिफ की बात आती है। टैक्स इम्पोज्ड ऑन अ कंट्रीज इम्पोर्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी इसका मतलब था कि जब टैक्सों को थोपा गया देश के लोगों पर, जब वो इम्पोर्ट करते थे बाकी दुनिया से साजो सामान को, और जो टैरिफ्स थे आर लिवाइड एट द पॉइंट ऑफ एंट्री, मींस एट द बॉर्डर और द एयरपोर्ट, यानी जो टैरिफ थे वो वहीं पर इम्पोज हो जाते थे किसी भी देश के बॉर्डर पर, जब वो सामान वहाँ पर उतारा जाया करता था देश के अंदर लेकर आने के लिए, चाहे वो कोई भी कंट्री थी। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट आता है 11 एक्सचेंज रेट्स का। अब एक्सचेंज रेट्स क्या थे? दे लिंक नेशनल करेंसीज फॉर पर्पस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, यानी ये ऐसे एक्सचेंज रेट थे कि एक देश को दूसरे देश से कोई सामान लेना है तो वो अपने देश की करेंसी को एक्सचेंज कर सके, बदल सके। मींस मान लीजिए अगर हमें अमेरिका से $10 की कोई चीज़ लेनी है तो हम अब रुपयों में तो लेंगे नहीं, हम अपनी करेंसी को एक्सचेंज करेंगे डॉलर में और फिर वो चीज़ लेंगे, यानी हमें $10 के लिए 800 रुपये खर्च करने पड़ेंगे और 800 रुपये के बदले हमें $10 मिलेंगे और उसके बदले हम 10 रुपये की कोई चीज़ या डॉलर की चीज़ खरीद सकते हैं अमेरिका से। मीन्स ये एक एक्सचेंज सिस्टम है जो रेट को इन्फ्लुएंस करता है। अब बच्चों यहाँ पर कुछ क्वेश्चन भी हैं जो हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में आने लायक हैं, जैसे नेम द एलाइड कंट्रीज़, व्हाट इज़ अल डोराडो इन लैटिन अमेरिका, विच कंट्री हैज़ द वीटो पावर इन IMF एंड वर्ल्ड बैंक, एंड अराउंड 500 years बैक विच क्रॉप वॉज नॉट नोन बाय आवर एंसेस्टर्स, एंड नेम दोज 2 इन्वेंशंस ऑफ 19th century विच ब्राउट। ये कुछ ऐसे पॉइंट थे जो जिन पर हमें क्वेश्चन बन सकते हैं कि जैसे व्हाट इज़ एक्सचेंज रेट, ओके, व्हाट इज़ वीटो पावर, या व्हाट इज़ सिल्क रूट, व्हाट इज़ कॉर्न लॉ। तो हमारे लिए ये जानना भी ज़रूरी था। तो चलिए अब आगे वीडियो को देखते हैं। सबसे पहले बच्चों हम जानते हैं द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं उनको। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर यही बन जाता है कि ग्लोबलाइजेशन हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री नॉट समथिंग न्यू, कि मीन्स ग्लोबलाइजेशन जो है उसका एक लंबा इतिहास है, ना कि कोई ये नई बात है। फिर हम बात करते हैं तो हम कहेंगे कि एंशियंट टाइम में जो ट्रैवलीज थे, मींस जो ट्रैवलर थे बड़े बड़े, जैसे हुएन और वगैरह वगैरह, या कोई व्यापारी थे, पुजारी थे, या तीर्थ यात्री वगैरह होते थे, वो ट्रैवल करते थे कंट्री वाइज, कभी यहाँ कभी वहाँ। थर्ड पॉइंट है कि वो लोग सामान लेकर के जाते थे, अपने पैसे, अपनी वैल्यू, मींस अपनी कल्चर, अपनी स्किल, अपने आइडियाज़ या अपनी कोई खोजें एक दूसरे से दूसरे देशों में लोगों तक ये चीज़ें पहुंचा करती थी लोगों के आने जाने से। इसके बाद इम्पॉर्टेंट बात आती है कि सिल्क रूट जो था लिंक्ड द वर्ल्ड, यानी सिल्क रूट ने इस दुनिया को एक खेमे में ला करके खड़ा कर दिया था। सिल्क रूट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन बनता है। फूड ट्रेवल्स बच्चों देखिए, फूड ट्रेवल्स मतलब कि फ्रॉम अमेरिका टू यूरोप एंड एशिया। इसके बाद नेक्स्ट 6 पॉइंट बनता है कि नूडल्स फ्रॉम चाइना टू इटली टू बिकम स्पैगेथीज। 7 पॉइंट की हम बात करते हैं तो इंडियन ओशन की अगर हम बात करें तो वस्लिंग ट्रेड लिंक था, ये एक बहुत बड़ा व्यापार का लिंक था जिसकी वजह से दुनिया एक हुई, मीन्स लोग एक दूसरे के करीब पहुंचे। अगर हम बात करें एक्सपीडिशंस टू अमेरिका ब्राउट प्रीसियस मेटल्स, यानी जो यात्राएं थी अमेरिका को, उनकी वजह से जो कीमती मेटल थे वो दुनिया के सामने आए। कॉन्कोरर्स की हम बात करें तो कैरीड जर्म्स ऑफ अ स्मॉल पॉपुलेशन पॉक्स टू कंट्रोल, यानी जर्म्स या जो बैक्टीरियाज हैं वो भी एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचे, जैसे कि ये कोरोना वायरस। मीन्स के जो ग्लोबलाइजेशन है, मीन्स जो सारी दुनिया है वो एक प्लेटफॉर्म पर आकर कैसे खड़ी हुई, ये टॉपिक है हमारा और इसी को हम आगे कैरी करते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि 19वीं सेंचुरी में, 19वीं शताब्दी में 1815 से 1914 के बीच, यानी अप्रॉक्स 100 ईयर का ये पीरियड रहा, ग्लोबल एग्रीकल्चर इकोनॉमी डेवलप। यानी इस दौरान जो पूरी दुनिया में अगर हम खेती की बात करें, कृषि जगत की, तो वो डेवलपमेंट हुई इसकी। सेकेंड पॉइंट में फूड प्रोडक्शन एक्सपेंडेड हुआ रशिया अमेरिका तक, यानी रशिया और अमेरिका में जो फूड की प्रोडक्शन थी उसमें ग्रोथ हुई। थर्ड पॉइंट है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट है बच्चों, पॉइंट वाइज हम पढ़ रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया टू मीट द ब्रिटिश डिमांड, यानी ऑस्ट्रेलिया तक जो ब्रिटिशर्स की डिमांड थी वो ऑस्ट्रेलिया तक पहुँची। एंड इन ब्रिटेन कॉर्न लॉ
इम्प्लीमेंटेड, जो कॉर्न लॉ था वो इम्प्लीमेंट किया गया इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा एंड अर्बन ड्वेलर्स जो थे यानी शहरी क्षेत्रों में जो चीज़ों को बेचने वाले लोग थे, फोर्स टू अबॉलिश कॉर्न लॉ, यानी उन्होंने दबाव बनाया कि इस कॉर्न लॉ को हटा दिया जाए। अब फिफ्थ पॉइंट है बच्चों, इन पॉइंट को हम आगे डिस्कस भी करेंगे। ये पॉइंट्स हैं जो आपको रिमेंबर रखने ही रखने हैं कि 1815 से 1914 तक हुआ क्या था। फिर बात आती है कि रोल ऑफ टेक्नोलॉजी रेलवे, यानी जो टेक्नोलॉजी थी, रेलवे थी, स्टीम शिप थे एंड टेलीग्राफ वगैरह चीज़ें थी, इन चीज़ों की क्या भूमिका रही। एंड यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट ऑफ एशिया एंड अफ्रीका एज कॉलोनीज़, जो यूरोपियन थे वो एज अ कॉन्क्यूरर बने, एशिया और अफ्रीका में अपनी कॉलोनीज स्थापित की उन्होंने। एंड इवन माइग्रेशन ऑफ इंडेंचर्ड लेबर फ्रॉम इंडिया, यानी जो भारत में लेबर क्लास के लोग थे उनका कैसे माइग्रेशन हुआ। फिर है कि फाइन इंडियन कॉटन एक्सपोर्टेड टू यूरोप, कि किस तरीके से जो हमारे हिंदुस्तान की फाइन बहुत उम्दा क्वालिटी की कॉटन थी वो यूरोप को एक्सपोर्ट की गई। Even Indian bankers and traders financed export of to agriculture flourishing emporia at busy port worldwide। बल्कि अगर हम बात करें जो इंडियन बैंकर थे और ट्रेडर व्यापारी लोग थे, उन्होंने फाइनेंस किया जो हिंदुस्तान की एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट थे वो फ्लरिश हुए वर्ल्ड वाइड जब उनको पैसे की भी ताकत मिली। अगर हम ऐसे ही आगे बात करें तो देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात हमारे सामने आएगी। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों, द इंटर वॉर इकॉनमी बिटवीन टू वर्ल्ड वॉर्स, यानी दो जो वर्ल्ड वॉर हुए उनके बीच में जो वर्ल्ड इकॉनमी थी उसको लेकर के है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ट्रांसफर फॉर्म्ड हुई यूएस फ्रॉम डेप्टर टू क्रेडिटर। इसके बाद सेकंड पॉइंट है कि ब्रिटेन केम अंडर ह्यूज डेप्ट, तो ब्रिटेन जो था बच्चों बहुत भारी डेप्ट के अंदर आ गया था, डेट के मीन्स के उधारी बहुत बढ़ गई थी। एंड वीट प्रोडक्शन फेल इन यूरोप, कि यूरोप में जो गेहूं अनाज का उत्पादन था वो गिरा, बट इंक्रीज हुआ कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में। इवन राइस ऑफ मैस प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, इसमें भी बढ़ोतरी हुई। एंड द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 इन यूएस, 1929 में यूएस में एक बहुत बड़ा डिप्रेशन हुआ। एंड इंडियाज इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट फेल, भारत का जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट था वो उसमें भी गिरावट दर्ज हुई। एंड पीजेंट्स वर्स्ट हिट, और सीधे सीधे किसानों के लिए ये एक बड़ी चोट थी बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है कि इंडिया बिकेम एक्सपोर्टर ऑफ गोल्ड, कि इसी दौरान हिंदुस्तान एक एक्सपोर्टर के रूप में उभरा सोने के, यानी सोना आयात निर्यात करता था यहाँ से। इसके अलावा है इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट ग्रू इन अर्बन इंडिया, यानी हमारे शहरी क्षेत्र जो थे हिंदुस्तान के उसमें इंडस्ट्रियाँ यानी औद्योगिकरण हुआ। ऐसी ही अगर हम बात करें कि पोस्ट वॉर एरा की, यानी जब वार का लास्ट सीन चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की बात है ये, उस दौरान क्या हुआ कि यूएस एंड यूएसएसआर जो थे वो एमर्ज्ड हुए एक वर्ल्ड पावर के रूप में, यानी दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियों के रूप में उभर करके आए। एंड ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस एस्टेब्लिश्ड आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, और अगर हम बात करें ब्रेटन वुड्स की कॉन्फ्रेंस ने एस्टेब्लिश किया आईएमएफ को एंड वर्ल्ड बैंक को। इसके अलावा हम बात करें बच्चों, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि डीकोलोनाइजेशन जो था एंड इंडिपेंडेंस ऑफ एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज़ का, इसकी भी अब शुरुआत हो चुकी थी इसी दौरान। और फोर्थ पॉइंट में है कि 1960 तक डॉलर लॉस्ट इट्स कमांड इन वर्ल्ड करेंसी, कि जो डॉलर था उसने अपनी कमांड खो दी थी दुनिया की करेंसी से, यानी अब उसका कोई विशेष औचित्य नहीं था 1960s के आसपास। फिर क्या हुआ बच्चों, फॉर्मेशन हुई G77 कंट्रीज़ की, G77 की, हु डिमांडेड न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर, जिसने डिमांड की एक नए इकोनॉमिक ऑर्डर की। ऐसे 6 पॉइंट में यहाँ इंपॉर्टेंट है जो इस चैप्टर से रिलेटेड है कि एंड ऑफ ब्रेटन वुड्स सिस्टम, और यहाँ पर जो ब्रेटन वुड्स सिस्टम था वो एंड हुआ, अंत हुआ उसका। सो आई होप बच्चों कि आपको ये पसंद आया होगा चैप्टर, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को लाइक शेयर कर देना। बाकी आपने अगर इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।